ऑलराइट बच्चों, तो अब हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। नाम से ही समझ में आता है कि इस कैपेसिटर में स्फीयर्स को यूज कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में हम लोग स्फीयर्स को यूज करेंगे। तो दो स्फीयर्स हम लोग यूज करते हैं और दोनों स्फीयर्स कॉन्सेंट्रिक होते हैं, कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फेरिकल शेल्स। तो स्फेरिकल कैपेसिटर को कैसे बनाया जाता है? दो मेटल के स्फीयर्स लेते हैं और दोनों मेटालिक स्फीयर्स जो हैं वो कॉन्सेंट्रिक होने बहुत जरूरी है, उन्हें कॉन्सेंट्रिक होना पड़ेगा। तो कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फेरिकल शेल्स, तो मेटल के दो स्फेरिकल शेल्स हम लेते हैं, एक शेल अंदर दूसरा शेल बाहर, और दोनों जो मेटल के शेल्स हैं, शेल का मतलब तो जानते ही होंगे, शेल का मतलब होता है हॉलो स्फीयर। तो मेटल के दो हॉलो स्फीयर लेते हैं और ये जो दोनों हॉलो स्फीयर हैं ये कॉन्सेंट्रिक होने चाहिए, ये कंपलसरी है। मतलब इनका जो सेंटर है वो सेम होना चाहिए। कॉन्सेंट्रिक का मतलब यही होता है सेम सेंटर वाले। तो स्फेरिकल कैपेसिटर को डिजाइन करने के लिए मेटल के दो स्फीयर्स लेते हैं, दोनों मेटल के स्फीयर्स कॉन्सेंट्रिक होने चाहिए, और जो बाहर वाला स्फीयर है उस बाहर वाले स्फीयर की अर्थिंग कर देते हैं। तो अर्थिंग कर दी जा रही है इस बाहर वाले स्फीयर की, लाइक दिस। तो जो आउटर स्फीयर है उसकी अर्थिंग करते हैं। ध्यान रखना, स्फेरिकल कैपेसिटर में हमेशा बाहर वाले स्फीयर की ही अर्थिंग होती है, कभी भी अंदर वाले स्फीयर की अर्थिंग नहीं की जाती है। हमेशा बाहर वाले स्फीयर की ही अर्थिंग की जाती है, तभी उस कैपेसिटर को स्फेरिकल कैपेसिटर कहा जाएगा, वरना उसे हम स्फेरिकल कैपेसिटर का नाम नहीं देंगे। अगर आपने अंदर वाले की अर्थिंग करी होगी तो फिर वो उसे स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं माना जाएगा। तो स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे डिजाइन होता है मैंने अभी अभी समझाया। मेटल के दो हॉलो स्फीयर्स लेते हैं, दोनों हॉलो स्फीयर्स कॉन्सेंट्रिक होने चाहिए, और जो बाहर वाला स्फीयर है उसकी अर्थिंग करते हैं, अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज दिया जाता है। तो मान लो कि ये जो अंदर वाला स्फीयर है इसका रेडियस मान लेते हैं a है, जो बाहर वाला स्फीयर है उसका रेडियस b मान लेते हैं। अंदर वाले स्फीयर को सपोज करो हमने +q चार्ज दिया, अंदर वाले स्फीयर को इस तरह से हमने +q चार्ज दिया ऐसे। तो जो अंदर वाला स्फीयर है उसे हमने +q चार्ज दिया, और जब हम अंदर वाले स्फीयर को चार्ज देंगे तो क्योंकि जो बाहर का स्फीयर है वो मेटल से बना है, और हम लोग जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उसमें भारी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अंदर वाले स्फीयर को अगर आप प्लस चार्ज दे रहे हो तो ये जो बाहर वाला स्फीयर है इसकी इनर साइड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि ये जो प्लस चार्ज है ये अंदर वाली सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो आउटर स्फीयर आपको नजर आ रहा है, इस आउटर स्फीयर की इनर साइड पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होंगे मतलब नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा। तो अंदर वाली जो साइड है आउटर स्फीयर की, जो अंदर वाली साइड है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आके इकट्ठा हो जाएंगे अंदर वाली साइड में। एक बार फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना, आउटर स्फीयर की इनर साइड पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेटल के अंदर, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाली साइड पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने जो अंदर वाला स्फीयर है, जो छोटा वाला स्फीयर है, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर वाले स्फीयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे।
तो ये जो अंदर वाला पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर वाले स्फीयर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे तो बाहर वाले स्फीयर की अंदर वाली साइड पर इलेक्ट्रॉन्स आके इकट्ठा हो जाएंगे, और बाहर वाले स्फीयर की जो बाहर वाली साइड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ गए हैं। तो आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होना मतलब पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हो जाएगा। तो ये जो आउटर साइड है इसमें पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बाहर वाले स्फीयर में इकट्ठा हुआ है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हमने तो दिया नहीं है, हमने तो अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज दिया है। देखो बाहर वाले स्फीयर पे जो चार्ज आ रहा है वो हम लोगों ने नहीं दिया है। ये बाहर वाले स्फीयर पे जो चार्ज आया है वो कहां से आया है? तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर वाले मेटालिक स्फीयर में, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले स्फीयर में हुआ है, और इलेक्ट्रॉन्स के रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण ये जो बाहर वाला स्फीयर है उसकी इनर साइड पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा और उसकी आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है ये हम लोगों ने नहीं दिया है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण चार्जेस अपीयर हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये जो चार्जेस अपीयर हो रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इन चार्जेस को कहा जाता है क्या? इंड्यूस्ड चार्जेस। आई होप कि आप लोगों को याद होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने सीखा था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी इसी तरह की चीज हो रही थी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो पैरेलल मेटल की प्लेट्स थी, मेटल की दो पैरेलल प्लेट्स हमने लिया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने के लिए, और एक प्लेट को हमने अर्थिंग किया था। स्फेरिकल कैपेसिटर में हम लोग दो कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फीयर्स लेते हैं, कॉन्सेंट्रिक मेटल के स्फीयर्स लेते हैं। तो जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो पैरेलल मेटल की प्लेट्स ली जाती हैं, वैसे स्फेरिकल कैपेसिटर में कॉन्सेंट्रिक मेटल के दो स्फीयर्स लिए जाते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट को अर्थिंग करते हैं और दूसरी प्लेट पे चार्ज देते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर में बाहर वाले स्फीयर की अर्थिंग करते हैं और अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज डालते हैं। एक जैसी बात है। अंदर वाले स्फीयर पे मान लो कि हमने प्लस चार्ज दिया, +2 या -2 आपकी मर्जी है। अंदर वाले स्फीयर पे मान लो कि हमने प्लस चार्ज दिया, तो जब हम प्लस चार्ज देंगे और प्लस चार्ज अंदर वाले स्फीयर की सरफेस पे इकट्ठा होगा, तो ये जो बाहर वाला स्फीयर है उसमें अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि बाहर का स्फीयर मेटालिक है। मेटालिक है तो मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी है नहीं, बहुत बड़ी संख्या में बाहर वाले स्फीयर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो अंदर वाले स्फीयर में जब हम पॉजिटिव चार्ज डालेंगे तो बाहर वाले स्फीयर की जो अंदर वाली साइड है, इनर साइड है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जमावड़ा हो जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आके इकट्ठा हो जाएंगे, और जब अंदर की तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होंगे तो अंदर वाली साइड नेगेटिव चार्ज अपीयर होने लगेगा, और अंदर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो रहे हैं यानी नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है, तो आउटर साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, यानी आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं ये हम लोगों ने नहीं दिए हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण आए हैं। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है इनको हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। तो करीब करीब वैसी ही बात यहां भी हो रही है जैसी बात मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिखाते समय बताई है। और जो समझदार बच्चे हैं वो समझ गए होंगे कि हर कैपेसिटर में लगभग ऐसी ही बातें होंगी। जब भी कोई कैपेसिटर होगा तो वहां पर हम दो मेटल की बॉडीज को लेंगे, जैसे यहां दो मेटल के स्फीयर्स हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो मेटल के पैरेलल प्लेट्स थे। तो जब भी कोई कैपेसिटर होगा उसमें दो मेटल की बॉडीज होंगी। एक बॉडी को हम अर्थ करेंगे
और जिस बॉडी को अर्थ किया है उस पर नहीं, दूसरी वाली मेटल की बॉडी पर हम चार्ज डालेंगे। तो जब आप दूसरी बॉडी पे चार्ज डालोगे तो ये अर्थिंग वाली बॉडी पर इंड्यूस्ड चार्जेस डेवलप होंगे। ठीक है, तो हर कैपेसिटर में करीब करीब यही कहानी होने वाली है। तो ये जो आप सीख रहे हो ये कैपेसिटर्स की कॉमन कहानी है, कैपेसिटर्स में कॉमन फिनोमिनन है। तो एक कैपेसिटर, एक मेटल के ऊपर हम चार्ज देंगे और जो दूसरा वाला मेटल है जिसकी हमने अर्थिंग की है उसकी सरफेसेस पर इंड्यूस्ड चार्जेस डेवलप होने लगेंगे। एक चीज मैंने और बताई थी कि अगर मेटल का बॉडी है, जैसे यहां पर ये जो बाहर वाला स्फीयर है ये मेटल का ही तो है, तो अगर मेटल का स्फीयर है तो जितना अंदर वाले स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है बिल्कुल उतना ही ये नेगेटिव चार्ज भी इंड्यूस होकर बनेगा। तो अंदर वाले स्फीयर पे जितना प्लस है, बाहर वाले स्फीयर की जो इनर वाली साइड है उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो हमने अगर प्लस क्यू दिया है तो ये जो इंड्यूस चार्ज है इसकी वैल्यू माइनस क्यू होगी और आउटर सरफेस पे जो इंड्यूस चार्ज है उसकी वैल्यू प्लस क्यू होगी। तो अगर मेटल की कोई चीज होती है तो मेटल की चीज में जितना चार्ज आप अंदर वाले गोले को दोगे उसके बराबर इंड्यूस्ड चार्ज बाहर वाले गोले पे डेवलप होता है, बराबर। तो इंड्यूस्ड चार्ज की जो वैल्यू है वो उतनी ही होती है जितनी अंदर वाले गोले पर दिए हुए चार्ज की वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि ये तभी होगा जब मेटल की कोई बॉडी होगी। तो मेटल की बॉडी में जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है वो उस चार्ज के बिल्कुल बराबर होता है जिसने उसको इंड्यूस करवाया। आई होप कि मेरी बात आपको क्लियर है और याद भी रहनी चाहिए ये सब छोटी छोटी बातें। ठीक है, आगे की बात समझाता हूं। अब देखो ये जो अंदर वाला माइनस क्यू चार्ज है ये माइनस क्यू चार्ज कहीं नहीं जा सकता क्योंकि छोटे वाले स्फीयर में जो प्लस क्यू चार्ज है उसने इस माइनस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट किया है। तो ये जो छोटा वाला स्फीयर है, ये जो इनर वाला स्फीयर है, इनर स्फीयर का जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसने ये नेगेटिव वाले इंड्यूस्ड चार्ज को अट्रैक्ट करके रखा है। अट्रैक्ट करके रखा है मतलब पकड़ के रखा है। तो ये जो नेगेटिव वाला इंड्यूस्ड चार्ज है ये कहीं भाग नहीं सकता है, ये अपनी जगह पे रुका रहेगा क्योंकि अंदर वाले पॉजिटिव चार्ज ने इसे अट्रैक्ट करके पकड़ लिया है, तो ये कहीं नहीं जा सकता। लेकिन जो आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस है ये पॉजिटिव चार्ज को अंदर वाला पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा है। ये जो आउटर सरफेस का पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पॉजिटिव चार्ज को अंदर वाला पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा है। मतलब अगर मौका मिलेगा तो ये बाहर वाला पॉजिटिव चार्ज तुरंत भाग जाएगा और हमने मौका दे दिया है, हमने कर दी है अर्थिंग। तो ये जो आउटर साइड का पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, फिर से सुनो, आउटर सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है ये इंड्यूस होने वाला सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ पे चला जाएगा क्योंकि हमने अर्थिंग की है। तो ये पॉजिटिव चार्ज भाग जाएगा, अर्थ में जाके समा जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज हट गया, हट गया मतलब कहां चला गया ये पॉजिटिव चार्ज? अर्थ में चला गया। हमने अर्थिंग की है तो ये अर्थ में चला गया। ठीक है, यही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है। स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट्स ऑफ टू कंसेंट्रिक मेटालिक स्फेरिकल शेल्स। जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है उसमें दो कॉन्सेंट्रिक मेटल के हॉलो स्फीयर्स होते हैं, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया मैंने। आउटर शेल इज अर्थ, जो बाहर वाला शेल है उसकी हमने अर्थिंग की हुई है एंड चार्ज इज गिवन टू द इनर स्फीयर। अंदर वाले स्फीयर को हमने चार्ज दे रखा है। अब अंदर वाले स्फीयर को चार्ज देंगे तो बाहर वाले स्फीयर पर इंड्यूस्ड चार्जेस डेवलप होंगे। और इंड्यूस्ड चार्जेस कैसे डेवलप होंगे? तो अगर अंदर वाले स्फीयर पे प्लस चार्ज है तो बाहर वाले स्फीयर की अंदर वाली सरफेस पे माइनस चार्ज इंड्यूस होगा
और बाहर वाले स्फीयर की बाहर वाली सरफेस पर प्लस चार्ज इंड्यूस होगा इस तरह से, और जो आउटर सरफेस पे प्लस चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो अर्थ में चला जाएगा। तो दूसरे पैराग्राफ में यही बात मैंने लिखी है। लेट अस सपोज एन स्फेरिकल कैपेसिटर हैविंग रेडियस ऑफ इनर शेल ए एंड द रेडियस ऑफ आउटर शेल बी इज चार्ज्ड। तो हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, इनर शेल मतलब अंदर वाला जो गोला है उसका रेडियस ए है, आउटर शेल का रेडियस बी है, और हम इस स्फीयर को चार्ज कर रहे हैं। चार्ज कर रहे हैं मतलब इसको चार्ज दे रहे हैं कैपेसिटर को, और बताया है मैंने चार्ज उस वाली प्लेट को देते हैं जिसकी अर्थिंग नहीं है। तो बाहर वाले स्फीयर को तो अर्थिंग कर दिया गया है, तो चार्ज आप अंदर वाले स्फीयर को ही दोगे, ठीक है। तो द इनर स्फीयर इज गिवन चार्ज प्लस क्यू, जो अंदर वाला स्फीयर है उसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है, विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज हमने दिया है, ये प्लस क्यू चार्ज अंदर वाले स्फीयर की सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। चार्ज माइनस क्यू इज इंड्यूस्ड एट द इनर सरफेस ऑफ द आउटर स्फीयर। बाहर वाले स्फीयर की जो अंदर वाली सरफेस है उस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो रहा है, एंड चार्ज प्लस क्यू इज इंड्यूस्ड एट इट्स आउटर सरफेस विच फ्लोज टू ग्राउंड। तो ये जो बाहर वाला स्फीयर था उसकी आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा जो कि जमीन में जाके खत्म हो जाएगा। तो केवल ये माइनस जो चार्ज इंड्यूस है वही रहेगा, बाहर की तरफ जो प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ था वो जमीन में जाके मिल जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा वो चार्ज। तो अभी अभी जो बात मैंने समझाई है वही बात इन दोनों पैराग्राफ्स में लिखी है। आप लोग हेडिंग डालो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, अच्छा सा डायग्राम बनाओ, और ये दोनों पैराग्राफ फेयर कॉपी पे अच्छी राइटिंग में जल्दी से नोट करो। ओके, तो अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। आपको मैंने समझाया है कि स्फेरिकल कैपेसिटर चीज क्या है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में दो स्फीयर्स होते हैं, दोनों स्फीयर कॉन्सेंट्रिक होने चाहिए और मेटल के होते हैं हमेशा। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर होता है दोनों का, और दोनों स्फीयर मेटल के बने होते हैं, और बाहर वाले स्फीयर को हम अर्थ करते हैं और अंदर वाले स्फीयर के ऊपर चार्ज डालने शुरू कर देते हैं। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को स्फेरिकल कैपेसिटर हम लोग कहते हैं। अब मैं इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने जा रहा हूं, और आपको याद होगा कि मैंने आपको सिखाया है कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। मैंने एक मंत्र बताया है। हम लोग को जब कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना होता है तो एक्चुअली हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, Q इक्वल टू सी वी, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ये कैपेसिटेंस का सबसे पहला फॉर्मूला है। जब मैंने चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था कैपेसिटेंस का, उस दिन सबसे पहले मैंने यही फॉर्मूला आपको बताया था। तो ये कैपेसिटेंस का सबसे पहला फॉर्मूला है, सारे बच्चों को याद ही हो जाता है करीब करीब। इसी फॉर्मूले की मदद से कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो मैंने मंत्र ये बताया था कि जब भी आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो आपको चार्ज डालना है और देखना है पोटेंशियल कितना हो रहा है उस चार्ज के कारण। तो हमने चार्ज दिया और पोटेंशियल को देखना है, तो चार्ज डालो पोटेंशियल देखो, ये मंत्र मैंने बताया था। तो आप चार्ज दीजिए, पोटेंशियल को कैलकुलेट कीजिए, फिर इस फॉर्मूले से कंपेयर कर लो तो कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाती है। तो कैपेसिटेंस फाइंड करने का क्या मंत्र है? चार्ज डालो और पोटेंशियल देखो, और यहां पे पोटेंशियल की जगह पोटेंशियल का डिफरेंस लेंगे। तो अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल, बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल, दोनों स्फीयर के पोटेंशियल्स का डिफरेंस। तो पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली कैलकुलेट करना होगा। तो यही चीज अब मैं करने जा रहा हूं स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले जो अंदर वाला स्फीयर है हम उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं
कि सारे बच्चों को मेरी बात अच्छे से समझ में आए, और मेरी बात अच्छे से समझ में तभी आएगी जब आपको स्फीयर के पोटेंशियल का फॉर्मूला पता हो, तभी आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी। जब आपको स्फीयर के पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होगा, देन ओनली आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी। तो मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला रिकॉल करवाता हूं। अगर एक हॉलो स्फीयर है, अगर एक हॉलो स्फीयर है रेडियस कैपिटल आर, तो इसके बाहर के पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है, बाहर के पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए इस स्फीयर को। यूनिफॉर्मली चार्ज होना जरूरी है, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो तभी वैलिड होगा जब स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो। तो अगर एक हॉलो स्फीयर है जिसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया है, तो बाहर का अगर हम कोई पॉइंट पकड़ेंगे तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो होती है 1/4πε0 Q/r। सारा का सारा जो चार्ज है उसे आप सेंटर पे मानते हुए पोटेंशियल को कैलकुलेट करो। तो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का सारा चार्ज सेंटर पे मानो, सेंटर पे मानते हुए जो पॉइंट P है वहां पे पोटेंशियल कैलकुलेट करो। तो अगर एक हॉलो स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो बाहर के पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो इस तरह से मान लिया जाता है कि सारा चार्ज इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब सीधे सीधे पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाते हैं। पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r, और यहां पे r की जगह सेंटर से इस पॉइंट की दूरी, जो कि स्मॉल r है, सेंटर से इस पॉइंट की दूरी डालेंगे। तो सिंपल बात यह है कि बाहर के पॉइंट के लिए जो स्फीयर होता है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे सारा चार्ज उसके सेंटर पे रखा है। और अगर अंदर का कोई पॉइंट है तो अंदर के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू वही होती है जो सरफेस पर है। तो सरफेस पे देखो कितना होगा, सरफेस के लिए यहां स्मॉल r की जगह कैपिटल R डालोगे, तो सरफेस का पोटेंशियल 1/4πε0 Q/R, और जो सरफेस का पोटेंशियल है वही अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल है। तो ये जो स्फीयर है, इसके अंदर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना इसकी सरफेस का है। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो ये मैंने आपको हॉलो स्फीयर के पोटेंशियल का फॉर्मूले बताए हुए थे। आपसे मैंने कहा था कि ये फॉर्मूले सभी को याद होने ही चाहिए। तो अगर किसी बच्चे ने नहीं याद किया है तो बहुत गलत बात है, तुरंत याद कर लो पोटेंशियल के फॉर्मूले। स्फीयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अगर आपको ये फॉर्मूले ही नहीं याद होंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस में फंस जाओगे। तो स्फीयर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उनको तो याद ही रखना है, उनको बिल्कुल भूलना नहीं हो, बिल्कुल टिप्स पे रहना चाहिए। तो इन फॉर्मूलों को अब मैं यूज करने जा रहा हूं। ठीक है, तो आपकी मदद के लिए मैं फॉर्मूले अलग लिख दे रहा हूं। आउटसाइड, बाहर के पॉइंट पर पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है, और बेसिकली आपको ये याद रखना है कि बाहर के पॉइंट के लिए स्फीयर ऐसे बिहेव करता है जैसे सारा चार्ज उसके सेंटर पे है। तो सारे चार्ज को सेंटर पे मान के जितना पोटेंशियल बाहर के पॉइंट पे आ रहा है वही पोटेंशियल बाहर के पॉइंट पे होगा, और अंदर के पॉइंट पे सब जगह वही पोटेंशियल होता है जो सरफेस पर है। तो अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल इट इज 1/4πε0 Q/R। अंदर के पॉइंट पर वही पोटेंशियल होता है। ओके, तो अब इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे और अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल देखेंगे कितना है, बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल देखेंगे कितना है, फिर देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, चलो, तो पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर इज, जो अंदर वाला स्फीयर है उसका पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर VA, इसको मैं VA लिख रहा हूं। अंदर वाले स्फीयर के रेडियस को मैंने A बोला है, तो मैं पोटेंशियल को VA लिख रहा हूं। ठीक, अब
अंदर वाले स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कौन से चार्ज के कारण है। मैं अपना सवाल रिपीट कर रहा हूं, अंदर वाले स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो कौन से चार्ज के कारण है। जवाब, जितने भी चार्ज आसपास हैं हर चार्ज की वजह से अंदर वाले स्फीयर को पोटेंशियल मिलेगा, क्योंकि हर चार्ज अंदर वाले स्फीयर के ऊपर अपना पोटेंशियल डालेगा। जी हां, तो जब हम एक पॉइंट पर पोटेंशियल लेते हैं तो आसपास जितने भी चार्ज हैं सारे चार्जेस का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। तो मैं अपने सवाल को रिपीट कर रहा हूं, अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल कौन से चार्ज के कारण है। तो एक तो ये जो प्लस चार्ज है, मतलब इस स्फीयर का अपना खुद का चार्ज, और एक ये जो माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज मतलब आउटर स्फीयर का इंड्यूस्ड चार्ज। तो अंदर वाले स्फीयर को पोटेंशियल कौन कौन से चार्ज देगा। एक तो उसका अपना पर्सनल जो चार्ज है वो भी उसको पोटेंशियल देगा, और एक आउटर स्फीयर का जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो भी अंदर वाले स्फीयर को पोटेंशियल देगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पर्सनल चार्ज का पोटेंशियल मैं लिखूंगा। तो थोड़ी देर के लिए बाहर वाले चार्ज को भूल जाओ। इसका जो पर्सनल चार्ज है, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से अंदर वाले स्फीयर को क्या पोटेंशियल मिलेगा। और अंदर वाले स्फीयर को पोटेंशियल मतलब अंदर वाले स्फीयर की सरफेस का पोटेंशियल। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये अंदर वाले स्फीयर को कितना पोटेंशियल देगा। तो जैसा कि मैंने बताया, सारा का सारा प्लस क्यू चार्ज सेंटर पे मान के पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा दो। तो पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। यही होता है पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का, ये फॉर्मूला होता है। यहां पे Q की जगह हम इस चार्ज को ले रहे हैं, ये जो टोटल प्लस क्यू चार्ज है इसको ले रहे हैं Q की जगह पर, और ये सारा का सारा प्लस क्यू चार्ज कहां रखा हुआ मानना है, सेंटर पे रखा हुआ मानना है। और ये जो R है, R की जगह सेंटर से सरफेस की दूरी यानी A लेंगे। तो R की जगह हम लोग लेंगे A। तो जो अंदर वाला स्फीयर है उस अंदर वाले स्फीयर को इसके अपने चार्ज की वजह से इतना पोटेंशियल मिलेगा। तो ये जो मैंने लिखा है ये अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल उसके खुद के चार्ज के कारण, मतलब प्लस क्यू जो चार्ज है उसके कारण अंदर वाले स्फीयर का इतना पोटेंशियल होगा। अब बाहर वाले स्फीयर पे चलते हैं। बाहर वाला जो माइनस क्यू चार्ज है वो अंदर वाले को कितना पोटेंशियल देगा। तो अभी मैंने रिजल्ट बताया था अंदर वाले का पोटेंशियल। तो बाहर वाले स्फीयर का अंदर वाले को पोटेंशियल, आई रिपीट, बाहर वाले जो चार्ज है, ये माइनस वाला जो चार्ज है, उसके कारण अंदर वाले स्फीयर को कितना पोटेंशियल मिलेगा। तो मतलब बेसिकली आप बाहर वाले स्फीयर के कारण अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल लिखने जा रहे हो। और अभी मैंने समझाया था कि अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कि सरफेस पर है। तो ये जो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से अंदर वाले गोले को कितना पोटेंशियल मिलेगा। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से अंदर वाले गोले को कितना पोटेंशियल मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना बाहर वाले गोले की सरफेस पर चार्ज है। आई रिपीट, ये जो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से अंदर वाले गोले को कितना पोटेंशियल मिलेगा। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण अंदर वाले गोले को वही पोटेंशियल मिलेगा जो इस माइनस क्यू यानी बाहर वाले गोले की सरफेस का है, वही अंदर होगा। तो बेसिकली हम बाहर वाले गोले की सरफेस पर कितना पोटेंशियल है वो लिख रहे हैं इस माइनस चार्ज के कारण। तो ये जो माइनस चार्ज है उसकी वजह से बाहर वाले की सरफेस का पोटेंशियल। और जब आप सरफेस का लिख रहे हो तो सारा चार्ज सेंटर पे मान लेना है। तो सारा चार्ज सेंटर पे मानोगे तो इट इज लाइक अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r, फॉर्मूला तो याद ही होगा।
तो ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसको आप सेंटर पे मान लो, और सेंटर पे मानो मतलब पॉइंट चार्ज की तरह मानो। पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में जो चार्ज है उस चार्ज को विद साइन रखा जाता है। तो अगर ये माइनस क्यू चार्ज है तो आप यहां पे माइनस रखोगे और माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस यहां आ जाएगा। ये जो चार्ज का माइनस साइन है उसको यहां पे ले लिया, और आर की जगह तो ये सारा का सारा माइनस चार्ज हमने कहां माना है, सेंटर पे माना है। सेंटर पे मानते हुए हम सरफेस का पोटेंशियल देख रहे हैं, जितना सरफेस का होगा उतना ही अंदर होगा, तो सरफेस का देख रहे हैं। तो अगर आप सारे चार्ज को सेंटर पे मान रहे हो और पोटेंशियल सरफेस का देख रहे हो तो आर की जगह आपको बी लेना है। तो ये जो आर है इसकी जगह आपको बी लेना है। तो बच्चों ये है पोटेंशियल अंदर वाले गोले का। आई रिपीट, ये जो मैंने कैलकुलेट किया है ये अंदर वाले गोले का टोटल पोटेंशियल है। टोटल का मतलब अंदर वाले गोले का जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण एंड बाहर जो इंड्यूस होके माइनस क्यू चार्ज है उसके कारण। तो ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों मिलकर अंदर वाले गोले को इतना पोटेंशियल दे रहे हैं। तो ये जो मैंने पोटेंशियल लिखा है क्या ये सभी को समझ में आ गया है? बेटे अगर नहीं समझ में आया हो तो आप रिवाइंड करके मेरी बात फिर से सुनो। ये चीज समझ में आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया है ये सिर्फ एक हम स्फेरिकल कैपेसिटर के डेरिवेशन तक सीमित नहीं है। ये चीज बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको करनी पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको स्फीयर्स दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इस वाले स्फीयर का पोटेंशियल बताओ, इस वाले का बताओ। इसकी जरूरत बहुत जगह पड़ेगी। तो ये जो मैंने अभी समझाया है मेक श्योर कि हर बच्चे को क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए। एक भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको ये बात ठीक से समझ में ना आए। अगर कम समझ में आई है रिवाइंड करो, फिर से समझो, और अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पर्सनली डिस्कस भी करो, ठीक है। बट मेक श्योर कि दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरी स्टूडेंट। तो ये जो मैंने लिखा है ये इनर स्फीयर का पोटेंशियल है। अब ऐसे ही हम बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं। तो पोटेंशियल ऑफ the outer sphere is पोटेंशियल ऑफ द आउटर स्फीयर चेक करते हैं। अब ये जो बाहर वाला स्फीयर है सबसे पहले तो ये बताओ कि इसको पोटेंशियल कौन कौन से चार्जेस की वजह से मिलेगा। आंसर, जितने भी चार्ज हैं हर चार्ज बाहर वाले स्फीयर को, आउटर स्फीयर को पोटेंशियल दे रहा है। जितने भी चार्ज हैं सभी के सभी चार्ज बाहर वाले स्फीयर को पोटेंशियल देंगे। तो अब चार्ज कहां कहां पर है? एक तो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये बाहर वाले को पोटेंशियल दे रहा होगा। एक ये माइनस क्यू चार्ज है, ये भी बाहर वाले को पोटेंशियल दे रहा होगा। तो एक प्लस चार्ज बाहर वाले को पोटेंशियल देगा, एक माइनस चार्ज बाहर वाले को पोटेंशियल देगा। सबसे पहले देखें ये प्लस चार्ज आउटर स्फीयर को कितना पोटेंशियल दे रहा है। तो पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर, इसको मैं लिख रहा हूं VB। तो अंदर वाला जो प्लस चार्ज है उसकी वजह से, तो आप अंदर वाले चार्ज की वजह से बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल ले रहे हो। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। अंदर वाले चार्ज की वजह से बाहर वाले का पोटेंशियल ले रहे हो। तो जब हम बाहर पोटेंशियल लेते हैं तो सारे चार्ज को सेंटर पे मान लेते हैं। तो ये जितना भी प्लस चार्ज है इस प्लस चार्ज को आप सेंटर पे मानो और देखो कि बाहर वाले गोले का पोटेंशियल क्या आ रहा है। तो जवाब ये है, सारे चार्ज को सेंटर पे माना मतलब एक पॉइंट चार्ज माना। पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है। यहां पे चार्ज की जगह प्लस क्यू चार्ज है और ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसको हमने सेंटर पे माना है और बाहर वाले का पोटेंशियल ले रहे हैं। तो डिस्टेंस की जगह क्या लोगे? डिस्टेंस की जगह ये वाली डिस्टेंस लेंगे b। तो इतना पोटेंशियल अंदर वाले पॉजिटिव चार्ज ने बाहर वाले स्फीयर को दिया है। आउटर स्फीयर को प्लस चार्ज के कारण ये पोटेंशियल मिलेगा। अब जो माइनस वाला चार्ज है उसकी वजह से आउटर स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा? तो ये जो माइनस चार्ज है इसको भी सारा का सारा सेंटर पे मान लो, और सेंटर पे मानोगे मतलब पॉइंट चार्ज मानोगे। तो पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है 1/4πε0 q/r।
Q की जगह आप ये माइनस Q चार्ज लोगे तो माइनस एक आगे आ जाएगा, और ये जो R है, R की जगह क्या लोगे, सेंटर पे माना है आपने सारा का सारा माइनस Q चार्ज, सेंटर पे माना है, तो सेंटर से सरफेस की दूरी, क्योंकि आप बाहर वाले आउटर स्फीयर का पोटेंशियल ले रहे हो और सारे चार्ज को सेंटर पे मान रहे हो, तो माइनस Q जो चार्ज है उसे हमने सेंटर पे माना, और दूरी कितनी लेंगे, सेंटर से बाहर वाले गोले की दूरी है B, तो यहां R की जगह B आएगा। ये होगा आउटर स्फीयर का पोटेंशियल। ये जो पहला वाला टर्म है ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटर स्फीयर का पोटेंशियल है, ये जो दूसरा टर्म है ये नेगेटिव चार्ज की वजह से आउटर स्फीयर का पोटेंशियल है। सीधे सीधे स्फीयर के पोटेंशियल का फॉर्मूला ही यूज किया है हमने डायरेक्ट। अब एक चीज आपको नजर आएगी, ये दोनों तो कट रहे हैं एंड दैट इज इक्वल टू 0, तो जो आउटर स्फीयर का पोटेंशियल है वो एक्चुअली 0 है, और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने आउटर स्फीयर की अर्थिंग की है। जिस चीज की अर्थिंग करते हो, अर्थिंग करने का मतलब है उसके पोटेंशियल को आप 0 करते हो। जब आप अर्थिंग करोगे, अर्थ का पोटेंशियल हम 0 मानते हैं, तो जब आप अर्थिंग करोगे मतलब अर्थ के साथ किसी चीज को जोड़ोगे, तो जब जोड़ोगे तो जो पोटेंशियल अर्थ का है वही उस बॉडी का हो जाएगा। तो आपने आउटर वाले स्फीयर की अर्थिंग की है, अर्थिंग करोगे तो पोटेंशियल 0 हो ही जाएगा भाई। तो आउटर स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो 0 आ रहा है, ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। अगर हम थोड़े समझदार होते तो हमको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। जब हमने अर्थिंग कर दी है तो पोटेंशियल तो 0 हो ही जाएगा। लेकिन हुआ क्या, आप लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया तो आपने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद आपको 0 मिला। अगर आप पहले ही ध्यान दे देते तो कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट लिखते, बिकॉज आउटर स्फीयर हैज बीन अर्थड सो द पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर इज 0। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि वो अर्थ है, आपने कैलकुलेट किया, कोई गलती नहीं है, कैलकुलेट करोगे तो 0 ही आएगा। अभी अर्थिंग किया है तो 0 ही हो गया ना पोटेंशियल, तो ठीक है। तो अंदर वाले स्फीयर का ये पोटेंशियल है, आउटर स्फीयर का पोटेंशियल 0 है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, potential difference between the two spheres is तो ये जो दोनों स्फीयर हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो VA माइनस VB। अभी VB तो 0 ही हो गया है, तो जो ये VA की वैल्यू है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो VA माइनस VB पोटेंशियल का डिफरेंस, VB तो 0 ही है, तो जो वैल्यू VA है वही वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की है। तो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई B। अब मेरे पास बोर्ड पे स्पेस बहुत कम बचा है तो मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो आप लोग फेयर कॉपी पे पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स नोट करो। और फेयर कॉपी पे नोट करते समय ये जब पोटेंशियल आप लिखोगे तो नकल मत मारना, जैसे मैंने सोचना सिखाया है वैसे ही सोच के लिखने की कोशिश करना। फेयर कॉपी पे जल्दी नोट करो, वीडियो पॉज कर लेना। चलो आगे की बात करते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। VA माइनस VB इट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A 1 माइनस A 1 बाई A माइनस 1 बाई B। ठीक है, सिंपल। Q कॉमन आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। एलसीएम ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो VA माइनस VB इट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम लोगे AB अपॉन B माइनस A अपॉन AB बनेगा। सो सिंपल। यहां से हम Q की वैल्यू निकालते हैं,
तो Q की जो वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में आ गया, AB न्यूमरेटर में आ गया, डिवाइडेड बाय B माइनस A डिनोमिनेटर में रह गया, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास BA माइनस BB है। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विद Q इक्वल टू CV वी गेट, तो अगर हम Q इक्वल टू CV के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो Q इक्वल टू CV, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वी गेट कैपेसिटेंस of an spherical capacitor is, तो अगर एक स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। ये है स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। कहने की जरूरत नहीं है, अच्छे बच्चे इसको जरूर याद कर लेंगे। डेरिवेशन तो समझना ही है, डेरिवेशन मुश्किल नहीं है। चार्ज डालो, पोटेंशियल डिफरेंस देखो, तो डेरिवेशन मुश्किल नहीं है। डेरिवेशन तो समझ में आना ही चाहिए सारे बच्चों को, इसीलिए मैंने पढ़ाया है। अगर एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में डेरिवेशन करने को आया तो आपको करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको डेरिवेशन तो समझना ही है। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं अगर वो फॉर्मूला याद कर लेंगे तो क्वेश्चंस करने में टाइम आपका बचेगा, एग्जाम के दौरान आपका टाइम भी बचेगा जब आप फॉर्मूला याद करोगे। नोट कर लो फिर कॉपी पे फटाफट। चलिए, अब ये जो फॉर्मूला आया है स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपके सामने जो मैंने निकाला है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं। तो इस फॉर्मूले को मैं अलग से नोट कर रहा हूं क्योंकि इसी फॉर्मूले के बारे में अब हम लोग बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला है स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। तो इसके बारे में, फॉर्मूले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहला पॉइंट, फॉर्मूले के बारे में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो देखो अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, तो ये जो अंदर वाला स्फीयर है उसके अंदर वाले हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। कैसे पता? गॉस लॉ से। अगर आप गॉसियन सरफेस बनाओगे इस तरह से, मान लो ये हमने गॉसियन सरफेस बनाई, तो अगर आप गॉसियन सरफेस बनाओगे तो ये जो गॉसियन सरफेस बनाई है इसके अंदर जो एनक्लोज्ड चार्ज है वो 0 है। तो जब आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे बिल्कुल अंदर वाली लोकेशन पर, बिल्कुल अंदर, जब आप गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। और बिल्कुल बाहर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, यहां पे एकदम आउटर लोकेशन पर, तो वहां भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होगी। आउटर लोकेशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी 0 होगी। तो इनर लोकेशन पर फील्ड 0 है, आउटर लोकेशन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। आउटर लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का क्या रीजन है? सेम रीजन है, आप गॉसियन सरफेस बनाओ तो गॉसियन सरफेस स्फीयर ही बनाओगे, फिर एनक्लोज्ड चार्ज लोगे तो एनक्लोज्ड चार्ज जितना प्लस उतना माइनस, टोटल एनक्लोज्ड चार्ज फिर से 0 है। ठीक है, तो अंदर वाले स्फीयर से अंदर के रीजन में और बाहर वाले स्फीयर से बाहर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी।
यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल दोनों स्फीयर के बीच वाली जगह पर ही, यहां पर ही फील्ड है, और कहीं ना तो बाहर कोई फील्ड है ना अंदर कोई फील्ड है। और मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये कैपेसिटर्स का कॉमन फीचर है। सभी कैपेसिटर्स में ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल दोनों प्लेट्स के बीच में ही होती है, प्लेट्स के आउटर स्पेस में कोई फील्ड होती नहीं है। ये कैपेसिटर्स का कॉमन फीचर होता है। तो यही चीज मैं पहले पॉइंट के तौर पे लिख रहा हूं। ऑलराइट, तो जो मैंने अभी समझाया है वही मैंने पॉइंट नंबर 1 में लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द स्पेस बिटवीन द टू स्फीयर्स। सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों स्फीयर्स के बीच वाले स्पेस में ही है, और कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। और कहीं पर मतलब अंदर वाले स्फीयर के अंदर और बाहर वाले स्फीयर के बाहर वाले जगह में कोई फील्ड नहीं है। तो इनसाइड द इनर स्फीयर एंड आउटसाइड द आउटर स्फीयर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल दोनों स्फीयर के बीच में ही है। और अगर दोनों स्फीयर के बीच में आप कोई पॉइंट लेते हो तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था जब गॉस लॉ पढ़ाया था कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहती है। तो ये जो -q चार्ज है, ये -q चार्ज अंदर के किसी पॉइंट पर 0 फील्ड देगा। मैं रिजल्ट दोबारा बोल रहा हूं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर 0 फील्ड होती है। ये अंदर के किसी पॉइंट पर 0 फील्ड देगा। और ये जो +q चार्ज है इसकी फील्ड अगर आप इस पॉइंट पर लेते हो, ये पॉइंट मान लो P पॉइंट है, तो ये जो P पॉइंट है ये -q वाले स्फीयर के अंदर आ रहा है और +q वाले स्फीयर के बाहर आ रहा है कि नहीं? ये जो P पॉइंट है ना, ये माइनस यानी आउटर स्फीयर के अंदर है और इनर स्फीयर के बाहर है। तो आउटर स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे 0 है, लेकिन इनर स्फीयर की फील्ड जब लिखोगे तो ये जितना भी +q चार्ज है वो पूरा सेंटर पे मान लोगे। ये जितना भी +q जो चार्ज है उसे सारा का सारा सेंटर पे मानो। सेंटर पे मान के इस पॉइंट पर कितनी फील्ड होगी? तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0q/r² होती है। तो अगर दोनों स्फीयर के बीच का कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर वाले स्फीयर के कारण तो 0 होगी, और अंदर वाले स्फीयर के सारे चार्ज को सेंटर पे मान के पॉइंट चार्ज वाली फील्ड ही होगी दोनों स्फीयर के बीच के पॉइंट पर। तो दोनों स्फीयर के बीच के पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज 1/4πε0q/r²। तो पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है इसके अंदर वाले स्फीयर में +q चार्ज है और बाहर वाले स्फीयर पे -q चार्ज इंड्यूस होके आया है। इंड्यूस होके आया है या जैसे भी आया है -q आ गया है फाइनली। तो अंदर वाले स्फीयर का चार्ज कितना है? +q। बाहर वाले का कितना है? -q। टोटल कितना हो गया? 0। और मैंने बताया था कि ये कैपेसिटर्स का कॉमन फीचर है, मतलब सारे कैपेसिटर में ये होता है कि अगर आप दोनों प्लेट्स का टोटल चार्ज लोगे तो 0 होगा। एक प्लेट पर जितना प्लस होगा दूसरी प्लेट पर उतना माइनस होगा। तो कैपेसिटर का ये कॉमन फीचर है कि दोनों प्लेट्स का टोटल चार्ज 0 होता है। और मैंने कहा था कभी भी क्वेश्चन में आपसे कैपेसिटर का चार्ज पूछा जाए तो आपको ये नहीं कहना है कि 0, वो तो हमेशा ही 0 होता है। आपको एक प्लेट का चार्ज बताना होता है। अगर क्वेश्चन में कहा जाए व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइंड करो, तो आपको एक प्लेट का बताना है। दोनों प्लेट का तो 0 होता है, सबको पता है, आपको 0 आंसर नहीं देना है। ठीक है, और क्योंकि दोनों प्लेट का टोटल चार्ज हमेशा 0 होता है तो इससे हमको पता चलता है कि कैपेसिटर चार्ज नहीं स्टोर कर रहा है। चार्ज तो 0 है, चार्ज नहीं स्टोर कर रहा है। कैपेसिटर एक्चुअली स्टोर करता है एनर्जी। बच्चों को यह भ्रम होता है कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने की डिवाइस है। चार्ज स्टोर करने की डिवाइस नहीं है,
कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने वाली डिवाइस है। तो यही चीज मैंने पॉइंट नंबर 3 में लिखी है। नेट चार्ज ऑन द टू स्फीयर्स इज 0। कैपेसिटर डज नॉट स्टोर्स चार्ज, इट स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। अगला पॉइंट, अभी अभी मैंने पॉइंट नंबर 1 में समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल दोनों स्फीयर के बीच में है और जितनी भी एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही स्टोर होती है जाके। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं एनर्जी स्टोर हो रही है। तो सारी की सारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कहां पे स्टोर हुई है? दोनों स्फीयर के बीच वाले रीजन में और कहीं नहीं। तो एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवेलेबल ओनली इन द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स, दोनों प्लेट्स यानी दोनों स्फीयर्स, प्लेट्स का मतलब यहां पे दोनों स्फीयर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के केवल बीच में है और कहीं नहीं है। देयरफॉर एंटायर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड ओनली इन द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो सारी की सारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हुई है वो केवल दोनों स्फीयर के बीच वाली जगह पर ही स्टोर हुई है, क्योंकि और कहीं तो फील्ड ही नहीं है, और जहां फील्ड है वहीं एनर्जी स्टोर होती है। और खास बात यह है, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने की डिवाइस नहीं है, कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने की डिवाइस है। पॉइंट नंबर 3 एंड 4 को जल्दी से नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 5 को समझिए। अभी अभी हमने समझा है कि जो कैपेसिटर है वो एनर्जी स्टोर करने की डिवाइस है, चार्ज नहीं स्टोर होता है उसमें। चार्ज तो टोटल 0 होता है, सभी प्रकार के कैपेसिटर्स के लिए ये बात ट्रू है। तो टोटल चार्ज तो हमेशा 0 होता है। तो कैपेसिटर एक्चुअली क्या स्टोर करने के लिए बनाया गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, हाफ CV² होता है। आप इसे Q²/2C या हाफ QV लिख सकते हो, क्योंकि ये रिलेशन है आपके पास Q = CV। इसकी मदद से हाफ CV² को Q²/2C या हाफ QV लिखा जा सकता है। तो यही पॉइंट नंबर 5 में लिखा गया है। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द टू स्फीयर्स इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV² Q²/2C या हाफ QV कह दिया जाए। और पॉइंट नंबर 6 है, जो अंदर वाला स्फीयर है उसका चार्ज कितना है? +Q। और चार्ज को हम सरफेस एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो बन जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब तो पता ही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जो अंदर वाला स्फीयर है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैंने लिखा है सिग्मा A। अंदर वाले का रेडियस A है इसलिए मैंने इसको सिग्मा A लिखा है। इट इज चार्ज +Q अपॉन एरिया 4πA²। बाहर वाले स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द आउटर स्फीयर इज सिग्मा B लिखा जा रहा है आउटर स्फीयर के लिए, एंड इट इज -Q चार्ज है डिवाइडेड बाय एरिया 4πB²। बिल्कुल क्लियर एक बात समझ में आ रही है कि सिग्मा A और सिग्मा B, अगर हम ये प्लस माइनस साइन छोड़ के देखें, मतलब अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो बराबर नहीं है, क्योंकि ये 4πA² डिवाइड किया है, ये 4πB² डिवाइड किया है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा B आर नॉट इक्वल। कहने का मतलब है चार्ज भले ही बराबर है, ये प्लस है वो माइनस है, पर चार्ज बराबर है, जितना प्लस उतना माइनस। तो चार्ज भले ही बराबर है लेकिन चार्ज डेंसिटी बराबर नहीं है दोनों स्फीयर्स की। अंदर वाले स्फीयर की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, बाहर वाले स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी कम है। अंदर वाले की ज्यादा क्यों है? क्योंकि अंदर वाले में उतना ही चार्ज कम एरिया में है, वही चार्ज +Q चार्ज कम एरिया में है, और बाहर वाले स्फीयर में उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज ज्यादा एरिया में है। तो जब ज्यादा एरिया में होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी। मैथमेटिकली A इज लेस देन B, A छोटा है B बड़ा है, और क्योंकि A छोटा है तो A वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, B बड़ा है तो B वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी कम है।
ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 नोट कर डालो। पॉइंट नंबर 6 को ही कंटिन्यू कर रहा हूं मैं आगे। पॉइंट नंबर 6 को कंटिन्यू कर रहा हूं, तो आप लोग ये पॉइंट 6 को ही कंटिन्यू किया जा रहा है। अगर हम सिग्मा ए और सिग्मा बी का रेशियो करेंगे तो वी विल गेट बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सब लिख रहा है सिग्मा ए और सिग्मा बी मैग्नीट्यूड्स का रेशियो किया है, तो प्लस माइनस मैग्नीट्यूड लोगे तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रेशियो आएगा। और एज बी इज ग्रेटर देन ए, बी ए से ज्यादा है, सो सिग्मा ए न्यूमरेटर बड़ा है राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी बड़ा होगा, सिग्मा ए इज ग्रेटर देन सिग्मा बी। तो भले ही दोनों स्फीयर का चार्ज बराबर है, चार्ज, लेकिन जो चार्ज डेंसिटी है वो दोनों स्फीयर की बराबर नहीं है, अंदर वाले स्फीयर की ज्यादा है, बाहर वाले स्फीयर की कम है। तो जो चार्ज डेंसिटी है वो दोनों स्फीयर के लिए बराबर नहीं है। तो पॉइंट नंबर 6 को कंटिन्यू कर लीजिए, ये चीज और लिख लीजिए जल्दी से। चलो अब लास्ट पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 7। सेवेंथ पॉइंट, बच्चों चैप्टर की शुरुआत में जब मैंने ये कैपेसिटेंस वाला चैप्टर पढ़ाना शुरू किया है, पहली क्लास में मैंने आपको स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस पढ़ाया था, याद है? ये फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई, ए उसका रेडियस है। ये किसका कैपेसिटेंस है? स्फेरिकल कंडक्टर का। तो ये चीज मैं लिख रहा हूं, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। तो जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो थोड़ा ध्यान देना, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस है ये, कंडक्टर। और अभी हम क्या ले रहे हैं? स्फेरिकल कैपेसिटर। अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं कैपेसिटर, और पहले हमने लिया था स्फेरिकल कंडक्टर। दोनों में फर्क क्या है? स्फेरिकल कंडक्टर जब हमने लिया था तो उसमें सिर्फ एक ये स्फीयर था बस, तो ये स्फेरिकल कंडक्टर है और हमने इसको चार्ज दिया था, और इसका रेडियस ए है, हमने इसको क्यू चार्ज दिया। चार्ज 2 पोटेंशियल देखो, ये फॉर्मूला आया था। ये स्फेरिकल कंडक्टर है। कंडक्टर तो एक ही स्फीयर है यहां। और दूसरी चीज जो हम अभी सीख रहे हैं वो है स्फेरिकल कैपेसिटर। बाहर वाले की अर्थिंग करी है, अंदर वाले का रेडियस ए है, बी है आउटर रेडियस, और अंदर वाले को हमने चार्ज किया है। सपोज करो प्लस क्यू चार्ज लिया तो आउटर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, और आउटर साइड पे प्लस क्यू चार्ज आया, वो जमीन में चला गया, तो ये माइनस क्यू चार्ज आया है। तो ये जो चीज है ये स्फेरिकल कैपेसिटर है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर हो जाओ, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है। फर्क बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सारे बच्चों को, ऐसा कोई बच्चा ना हो जिसको डिफरेंस क्लियर ना हो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, कंडक्टर कह रहे हैं कि कैपेसिटर कह रहे हैं, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये क्या है? कंडक्टर है,
इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये कैपेसिटर है, लेकिन इसकी जो आउटर वाला स्फीयर है उसका रेडियस इनफाइनाइट है। जो आउटर वाला स्फीयर है, ये जो आउटर स्फीयर है इसका रेडियस इनफाइनाइट है, और रेडियस इनफाइनाइट है मतलब ये हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रेडियस इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट तक तो हम देख नहीं सकते ना। तो ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है, कंडक्टर उसे भी हम स्फेरिकल कैपेसिटर की तरह ही मान सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि स्फेरिकल कैपेसिटर में जो आउटर वाला स्फीयर है उसका रेडियस इंफिनिटी है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्फेरिकल कंडक्टर है जिसमें B टेंड्स टू इंफिनिटी। तो अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर का, ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है इसके आउटर रेडियस को इंफिनिटी एज्यूम करें तो वो स्फेरिकल कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। तो आप लोग पहले पॉइंट नंबर 7 में इतना नोट करो, ये दोनों डायग्राम बनाना, फिर मैं छोटा सा कैलकुलेशन करूंगा। बनाओ इसको। ओके, वीडियो पॉज करके बनाइए, मैं इरेज कर रहा हूं। अब ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है, मैंने अभी क्या सिखाया कि स्फेरिकल कंडक्टर को हम लोग एक स्फेरिकल कैपेसिटर के जैसा मान सकते हैं जिसमें आउटर रेडियस इंफिनिटी हो रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, ये पॉइंट नंबर 7 को कंटिन्यू कर रहे हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो हमने अभी अभी प्रूव किया है 4πε0 AB अपॉन B माइनस A। इसमें जो आउटर रेडियस है उसे इंफिनिटी रखना है। मैंने आपको बताया है कि इंफिनिटी डायरेक्ट नहीं रखते, पहले फॉर्मूले को इंफिनिटी लेने के लिए तैयार करते हैं। तो डिनोमिनेटर में से B कॉमन लेते हैं, तो जब डिनोमिनेटर में से B कॉमन लोगे तो ऊपर वाला जो B है वो कटेगा, एंड व्हाट विल यू गेट 4πε0 A, और डिनोमिनेटर में B कॉमन हुआ, ऊपर के साथ कटा, 1 माइनस A बाई B बचा। अब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है एज B टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर आप B को इंफिनिटी डालोगे तो ये A बाई B हो जाएगा 0, तो जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा 1। तो B टेंड्स टू इंफिनिटी, देन C टेंड्स टू 4πε0 A। केवल न्यूमरेटर रह जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 जब हम B टेंडिंग टू इंफिनिटी लेंगे तब। तो ये है स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है। अगर हम उसमें आउटर रेडियस इंफिनिटी ले लें, आउटर रेडियस इंफिनिटी मतलब ये जो बाहर वाला गोला है ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, सिर्फ अंदर वाला दिख रहा है, और सिर्फ अंदर वाला दिख रहा है तो ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, और स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस ये होता है। तो अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस हमने फाइंड किया इस फॉर्मूले में B टेंड्स टू इंफिनिटी धरे, तो हमें स्फेरिकल कंडक्टर वाला कैपेसिटेंस आना चाहिए, आ रहा है। तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा है यहां पे मैं दो बातें आपको समझाना चाहता हूं। पहला तो मैं आपको रिवाइज कराना चाहता था कि हमने स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में ही पढ़ा है, क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे, और मैं आपको बताना चाहता था कि स्फेरिकल कंडक्टर और स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कोई नहीं। जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसे आप स्फेरिकल कैपेसिटर ही मान लीजिए, लेकिन स्फेरिकल कैपेसिटर का जो आउटर रेडियस है वो इंफिनिटी, क्योंकि बाहर वाला गोला नहीं दिखाई पड़ रहा है, आउटर रेडियस इंफिनिटी है, सिर्फ एक ही गोला नजर आ रहा है। तो जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसमें एक गोला है, और स्फेरिकल कैपेसिटर में दो गोले हैं, दो स्फीयर्स हैं कॉन्सेंट्रिक। तो अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर वाले फॉर्मूले में आउटर रेडियस को इंफिनिटी डालें तो स्फेरिकल कंडक्टर वाला फॉर्मूला बाहर निकल के आना चाहिए, आ रहा है। तो पहली चीज तो मैं आपको डिफरेंस समझाना चाहता था स्फेरिकल कंडक्टर और स्फेरिकल कैपेसिटर में, और दूसरी चीज मैं आपको रिवाइज भी कराना चाहता था कि हमने स्फेरिकल कंडक्टर पहले पढ़ा है, तो इसी बहाने आपको वो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला दोबारा से याद आ जाएगा। तो पॉइंट नंबर 7 को जल्दी से नोट करो।
ऑलराइट, तो अब हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अभी अभी मैंने आपको सिखाया है स्फेरिकल कैपेसिटर, उसी से मिलता जुलता सारा काम हम करने वाले हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहते किसको है। तो जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर में दो कंसेंट्रिक मेटालिक स्फीयर्स थे, वैसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में दो कोएक्सियल मतलब सेम एक्सिस वाले हॉलो मेटल के सिलेंडर्स ले रहे हैं हम। तो मेटल का एक सिलेंडर अंदर, एक सिलेंडर उसके बाहर, दोनों सिलेंडर जो है हॉलो हैं, शेल्स हैं, शेल्स, और मेटल के बने हैं और कोएक्सियल हैं, मतलब एक्सिस सेम है। बाहर वाले सिलेंडर की हमने अर्थिंग की है, स्फेरिकल कैपेसिटर में बाहर वाले स्फीयर की अर्थिंग की थी, यहां पे बाहर वाले सिलेंडर की अर्थिंग की है। अंदर वाले को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो जब अंदर वाले को प्लस क्यू चार्ज देंगे तो बाहर वाले सिलेंडर की इनर साइड पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। इंड्यूस होगा मतलब हमने नहीं दिया है, जो बाहर वाले सिलेंडर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस प्लस चार्ज से अट्रैक्ट होकर अंदर वाली सरफेस पे जमा हो जाएंगे। तो ये जो बाहर वाला सिलेंडर है उसकी इनर वाली साइड पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, और अंदर वाली साइड पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा तो आउटर साइड पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और ये जो आउटर साइड पे प्लस क्यू चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा। अंदर वाला जो माइनस क्यू इंड्यूस चार्ज है वो कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि जो अंदर वाले सिलेंडर का पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करके रखा है, मतलब पकड़ के रखा है। तो ये जो माइनस चार्ज इंड्यूस है ये अर्थ में नहीं जाएगा, लेकिन बाहर वाली साइड पे जो प्लस चार्ज इंड्यूस हुआ था वो अर्थ में चला जाएगा। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा स्फेरिकल कैपेसिटर में हो रहा था, जैसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हो रहा था। फर्क सिर्फ इतना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो पैरेलल मेटल की प्लेट्स थी, स्फेरिकल कैपेसिटर में दो कंसेंट्रिक मेटल के हॉलो स्फीयर्स थे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में दो कोएक्सियल हॉलो मेटल के सिलेंडर्स लिए जा रहे हैं। बाहर वाले सिलेंडर की अर्थिंग है, अंदर वाले को प्लस क्यू चार्ज दिया है, अंदर वाले को प्लस क्यू चार्ज देने से इंड्यूस चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, बस। तो वही चीज मैंने यहां लिख रखी है। अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कंसिस्ट्स ऑफ टू कोएक्सियल मेटालिक सिलेंड्रिकल शेल्स। दो कोएक्सियल मेटालिक सिलेंड्रिकल शेल्स ली जाती हैं, कोएक्सियल होने चाहिए दोनों सिलेंड्रिकल शेल्स। शेल्स मतलब हॉलो सिलेंडर। आउटर सिलेंडर इज अर्थड एंड चार्ज इज गिवन टू द इनर सिलेंडर। तो बाहर वाला जो सिलेंडर है उसको हमने अर्थ करवा दिया और अंदर वाले सिलेंडर को हम चार्ज देना शुरू करते हैं। तो लेट अस सपोज अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, हम एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ले रहे हैं ऑफ लेंथ of the two coaxial cylinders being L। तो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में दो कोएक्सियल सिलेंडर्स होंगे और ये जो दोनों सिलेंडर्स हैं इनकी लेंथ L है। तो लेंथ ऑफ द टू कोएक्सियल सिलेंडर्स बीइंग L इज बीइंग चार्ज्ड। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लिया है, लंबाई उसकी L है और उसको हम चार्ज करवा रहे हैं। रेडियस ऑफ द इनर सिलेंडर इज A एंड द रेडियस ऑफ द आउटर सिलेंडर इज B। तो अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस A है, बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस B है। सब कुछ डायग्राम में दिख रहा है, डायग्राम का ये डिस्क्रिप्शन लिखा है मैंने। जल्दी से हेडिंग डालो, कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, अच्छा सा डायग्राम बनाओ और ये पूरी चीज फटाफट नोट करो। नोट कर लिया? अब मैं चार्ज के बारे में लिखूंगा। तो जो अंदर वाला सिलेंडर है उसे हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू द इनर सिलेंडर। अंदर वाले सिलेंडर को प्लस क्यू चार्ज हमने दिया
टू विच, तो अंदर वाले को दिया प्लस क्यू, और ये जो प्लस क्यू है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द इनर सिलेंडर। तो अंदर वाले सिलेंडर की सरफेस पर ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जब हमने अंदर वाले को प्लस क्यू चार्ज दिया है तो बाहर वाले सिलेंडर की इनर साइड में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। तो चार्ज माइनस क्यू इज इंड्यूस्ड एट द इनर साइड at the inner surface of the outer cylinder। तो आउटर सिलेंडर की जो अंदर वाली सरफेस है उस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, एंड चार्ज प्लस क्यू इज इंड्यूस्ड एट द outer surface of the outer cylinder। आउटर सिलेंडर की आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो रहा है, और ये जो प्लस क्यू इंड्यूस हो रहा है ये जमीन में चला जाएगा, which flows to ground, which flows to ground। तो ये पूरा का पूरा ग्राउंड में चला जा रहा है। नोट करो जल्दी वीडियो पॉज करके। ओके, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, मैं इरेज करूंगा। अब ये जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है इसके कैपेसिटेंस का मैं डायरेक्ट आप लोगों को फॉर्मूला बता रहा हूं, ड्राइव नहीं कर रहा हूं। ड्राइव कैसे करना है ये मैं कई बार बता चुका हूं। चार्ज डालो, पोटेंशियल डिफरेंस देखो। तो डेरिवेशन में कैसे करना है ये समझा चुका हूं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने यूज किया इसी मंत्र को, चार्ज डालो पोटेंशियल डिफरेंस देखो। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी हमने ऐसे ही ड्राइव किया। स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस पहली क्लास में ड्राइव किया था, वो भी इसी मंत्र से ड्राइव किया था। तो अब मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा, डेरिवेशन में समझा चुका हूं कैसे करना है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का डेरिवेशन बहुत रेयर ही आपको से कभी पूछा जाता है, इसलिए मैं डेरिवेशन में टाइम नहीं लगा रहा हूं। मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता रहा हूं। रिजल्ट भी बहुत रेयर जरूरत पड़ती है, तो ये वाले रिजल्ट को आप याद करोगे तो अच्छा ही होगा, कभी जरूरत पड़ेगी तो आप यूज कर पाओगे। और अदरवाइज अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आपको पूरा डेरिवेशन करना ही पड़ेगा। तो मैं फिलहाल डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं, डेरिवेशन में अभी नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि डेरिवेशन की जरूरत बहुत रेयर चांस है कि आपको कभी पड़ेगी। लेकिन आप खुद से डेरिवेशन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो सीधे सीधे मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूं। एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ cylindrical capacitor is, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाय log B by A। B आउटर रेडियस, A इनर रेडियस, L सिलेंडर की लेंथ। तो ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही सेम है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मेंशन किए थे, स्फेरिकल कैपेसिटर में अभी अभी मेंशन किए थे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सबसे अंदर कुछ नहीं है, सबसे बाहर कुछ नहीं है। सारी की सारी फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में है, और ये कैपेसिटर का कॉमन फीचर होता है। जहां फील्ड है वहीं पे सारी एनर्जी है, तो सारी एनर्जी दोनों प्लेट्स के बीच में स्टोर है। एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई 2C कह सकते हो, हाफ QV कह सकते हो।
और दोनों प्लेट्स का जो टोटल चार्ज है वो 0 है, तो कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने की डिवाइस नहीं होता, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करने की डिवाइस होता है। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए लिखाए थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए लिखाए थे, वही सब इसमें अप्लाई हो जाएंगे। तो दोबारा से लिखवाने की जरूरत उसको नहीं है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप कैपेसिटर के कॉमन फीचर्स को समझ लो, वही कॉमन फीचर्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में थे, वही स्फेरिकल कैपेसिटर में थे, वही सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स में है। कॉमन फीचर क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल दोनों प्लेट्स के बीच में ही होती है, प्लेट्स के बाहर कोई फील्ड नहीं होती। और प्लेट्स के बाहर जब कहा जा रहा है तो अंदर वाले सिलेंडर के अंदर का इलाका और बाहर वाले सिलेंडर के बाहर का इलाका, वहां पे कोई फील्ड नहीं। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेट्स के बीच की जगह में ही है। जहां फील्ड है वही एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और टोटल चार्ज कैपेसिटर का हमेशा 0 होता है। तो अगर आपसे कैपेसिटर का चार्ज पूछा जाए तो 0 नहीं बताना है, वो तो हमेशा 0 होता है। क्वेश्चन में अगर कैपेसिटर का चार्ज पूछा जाता है तो आप समझ जाओ कि एक प्लेट का चार्ज पूछा जा रहा है। ठीक है, 0 नहीं कहना है, 0 तो होता ही है दोनों प्लेट्स का मिला के हमेशा। और चार्ज बराबर है, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर नहीं, यहां पे भी वही है, चार्ज जितना प्लस उतना माइनस। लेकिन अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी लोगे तो बाहर वाले सिलेंडर का एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, चार्ज बराबर है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बाहर वाले सिलेंडर की कम है, अंदर वाले सिलेंडर की ज्यादा है। तो आप लोग एक्सप्रेशन नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो सेम है जो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए थे, तो दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं। नोट कर लो एक्सप्रेशन। अब बच्चों, जो कैपेसिटर होता है उसका सर्किट सिंबल क्या होता है, देखिए सर्किट सिंबल ऑफ कैपेसिटर इज, तो कैपेसिटर का सर्किट सिंबल ये होता है, ऐसे बनाते हैं। ये जो सिंबल है ये कैपेसिटर का सिंबल है। तो दो पैरेलल लाइंस बनाते हैं। आप लोग ये मत समझ लेना कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बेटे ये सिंबल है, मतलब ये कैपेसिटर कोई भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी हो सकता है, स्फेरिकल कैपेसिटर भी हो सकता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हो सकता है। ये कैपेसिटर का सिंबल है। अब जब मैं ये सिंबल बनाता हूं तो कई बच्चे सोचते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रखा है, तो ऐसे मत समझना, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए नहीं है अकेला, किसी भी कैपेसिटर को हम इस सर्किट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज सिंबल, इट्स नॉट ऑलवेज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, और थोड़ा ध्यान रखना, इससे मिलता जुलता सिंबल होता है बैटरी का। ये बैटरी है, बैटरी में एक लाइन बड़ी एक लाइन छोटी है, यहां दोनों लाइन बराबर बनाते हैं, बस ये फर्क है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, सर्किट सिंबल ऑफ कैपेसिटर इज दिस, बना लो। ऑलराइट बच्चों, आज की क्लास में हमने स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कहानी सीखी है। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करने जा रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।